भूल तो नहीं गए भाई, इसको भूलना नहीं है यार, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आजकल एक चीज़ की बड़ी डिमांड है जिसका नाम है माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज इसी में यूज होता है, कंप्लीटली एपीआई बेस्ड है, समझ रहे हो। इसलिए इसको एकदम जरा सा भी लाइटली नहीं लेना है। कलेक्शन बहुत कम है। क्या हुआ? पता नहीं क्या कर, फॉन्ट बड़ा, फॉन्ट फॉन्ट अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है। तो तुम लोग को अब तो ये तो पता ही है यार, मेन मेन चीज़ें, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, और आखिर इनका काम क्या है। और ये भी देखे हो कि ये जब चीज़ें चलती हैं तो मतलब ये रियल वर्क करती हैं कि नहीं करती हैं। डेटा ले आती हैं, डेटा भेजती भी हैं, यूआई भी इन्हीं को यूज़ करता है। तुम्हें लगता है कि तुम यूआई सामने यूज़ कर रहे हो ना, लेकिन यूआई भी रिक्वेस्ट किसे भेजता है? एपीआई को ही भेजता है, फिर इसके बाद एपीआई आगे फॉरवर्ड करता है। तो मेन है बीच में ये मीडिएटर, एक चैनल है ना, जिसके थ्रू डेटा का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, ट्रांजैक्शन होता है, डेटा इधर से उधर जाता है और उधर से इधर जाता है। और उसके लिए इन लोगों ने 5 बड़े सिंपल से मेथड बना रखे हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट, है ना। और जिनके थ्रू तुम देखे थे यार, बहुत कुछ करके देखे तुम लोग, और बहुत फास्ट रिस्पॉन्स था इसका। अभी तुमसे कहते हैं कॉन्टैक्ट जाके बनाओ, 10 कॉन्टैक्ट बनाओ, वहाँ जाके बनाओगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ से चाहो तो बस थोड़ा थोड़ा ईमेल आईडी और थोड़ा डेटा चेंज करके जितनी बार रिक्वेस्ट मारोगे, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर तुम चाहोगे तो वहाँ 10 या 20 कॉन्टैक्ट क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और याद रखनी है, हर एपीआई के पास एक चीज़ जरूरी है, क्या? यूआरएल। हर एपीआई के पास यूआरएल होता है, मेथड होता है ना। और अगर वो जो है क्या कहते हैं प्राइवेट है आपकी एपीआई, तो उस कंडीशन में आथ मतलब एथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, जो भी बोलो, है ना, इसके लिए यूज़र नेम और किसकी ज़रूरत होती है? पासवर्ड की। इसके साथ और ज़रूरत किसकी पड़ती है? तो हेडर्स की। हेडर्स से ये पता चलता है किसको? एपीआई को। मतलब हेडर से तुम बता सकते हो कि तुम रिक्वेस्ट किस भाषा में भेज, मतलब जेसन में भेज रहे हो कि एक्सएमएल में भेज रहे हो। और इसके बाद ये भी बता सकते हो कि तुम्हें किस में रिस्पॉन्स चाहिए, किस में रिस्पॉन्स नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें किसकी जिम्मेदारी है? हेडर्स की। और इसके बाद बॉडी है। लेकिन एक बात और भी देखी थी तुम लोगों ने, जो बॉडी है वो पोस्ट में होती है, पुट में होती है, पैच में होती है। गेट और डिलीट के पास बॉडी नहीं होती, क्योंकि गेट और डिलीट में आप कोई डेटा भेज नहीं रहे होते हो, तो बॉडी की जरूरत ही नहीं है। बॉडी का मतलब है बस जो डेटा तुम भेजना चाहते हो। और डेटा भेजने में कई फॉर्मेट हैं, याद रखना, सिर्फ जेसन नहीं है, जेसन भी है, एक्सएमएल भी है, सीएसवी भी है, और प्लेन टेक्स्ट फाइल भी है। 4 फॉर्मेट हैं, लेकिन जनरली दुनिया यूज क्या करती है? जेसन यूज करती है, जेसन या तो एक्सएमएल। वैसे यूज कुछ भी कर सकती है, ठीक है। और रिक्वेस्ट भेजते हो और फिर क्या पाते हो? रिस्पॉन्स पाते हो, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ से भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट भेजेंगे। ये देखो, एक सेकंड जरा इसको थोड़ा छोटा कर। ये रिक्वेस्ट, जैसे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, क्या ये सही नाम है? ये क्यों 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 करके जो गलत है, ये है। जैसे ये है, अगर भी सेंड करके देखना भी पता चल जाएगा सही है कि गलत। हाँ सही है। तो भाई यही है यूआरएल, है ना। इसको थोड़ा सा छोटा भी कर रहे हैं, दिख रहा है ना यार। और यहाँ से अगर भेज दें, और फिर देखो सबसे बड़ी बात है, उस जरा क्लास में देखना, हमने तुम लोगों को टेस्ट केस लिखना भी सिखाया था। इसमें बहुत से टेस्ट केस बन रहे थे ना। आप गलत सही सारा डेटा भेजते हो और देखते हो कि गलत डेटा पे एरर आना चाहिए, और सही डेटा पे उसे क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए। और गलत डेटा पे क्या करना चाहिए? 400 आना चाहिए,
और 400 ही नहीं, और कई बार वो भी आएगा, एरर मैसेज भी आएगा। तो हमको यही दो चीज़ वेरीफाई करनी होती हैं कि जो स्टेटस कोड है वो सही आ रहा है कि नहीं, और एरर मैसेज जो आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं। और अगर सब कुछ सही डाला है तब ये उम्मीद करते हैं कि स्टेटस कोड सही आना चाहिए। सही होने पे स्टेटस कोड 200 वाली सीरीज आती है, 200, 201, 204 कब आती है? जब चीज़ें क्या होती हैं, सही होती है। 400 वाली आती है जब तुम्हारे साइड से कोई क्या होती है, गलती होती है। तो जब हम गलत डेटा भेज रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि 400 वाली सीरीज आनी चाहिए, और सही डेटा भेजते हैं 200 वाली सीरीज। तो मतलब हमको दो चीज़ें वेरीफाई करनी होती हैं, एक उसका स्टेटस कोड, और दूसरा उसका रिस्पांस का डेटा। और तुम लोग ये जैसे भी यही मान लो सेंड कर दें। अच्छा, और बताए थे एक बात, पोस्ट में डेटा भेजते भी हैं और डेटा पाते भी हैं, लेकिन गेट में सिर्फ डेटा पाते हैं, डेटा भेजते नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और याद कर लो फिर, देखो ये भी बताया था तुम लोगों को, जैसे या यही है गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी या कुछ भी है, इसमें है कि नहीं, इसमें नहीं है। अच्छा, ये क्या हुआ है बताओ। अच्छा, इसको क्या बोलोगे सब लोग, याद करो सब लोग पुराना, इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? आईडी है। यहाँ क्या कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है जिसका नाम है गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी। आप कॉन्टैक्ट की आईडी दोगे तो वो आपको क्या करेगा, कॉन्टैक्ट की डिटेल ले आके देगा, यही है ना। ये क्या है, कॉन्टैक्ट की आईडी, ठीक है। और ये आईडी अलग अलग होगी ना हर कॉन्टैक्ट की। तो अच्छा, याद करो ये सब बेसिक बातें नहीं भूलना है। इसको क्या बोलते हैं, बेस यूआरएल, और इसको क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट। और एंड पॉइंट का वो हिस्सा जो बार बार क्या होता है, बदलता है, चेंज होता है। जैसे ये है, अभी सिनेरियो में क्या होगा, और देखो डेव नहीं बदलेगा, एपीआई नहीं बदलेगा, कॉन्टैक्ट वर्ड नहीं बदलेगा, लेकिन आईडी बार बार बदलेगी कि नहीं बदलेगी। इसी को बोलते हैं क्या, पाथ पैरामीटर। क्या बोलते हैं, पाथ पैरामीटर। याद रखना ये सब। और इसमें तो नहीं है, बहुत जगह तुमको ऐसा भी मिलेगा, आगे क्या रहेगा, एक क्वेश्चन मार्क दिखाया था ना, और इसके बाद बराबर करके रहेगा ना, जैसे ऐसे रहेगा, सपोज करो नेम इक्वल्स टू जो भी है XYZ, और फिर क्या, अगर दो पैरामीटर हैं तो एंड, जैसे मान लो सिटी इक्वल्स टू क्या, दिल्ली, है ना। तो इसे क्या बोलेंगे, क्वेरी पैरामीटर। यहाँ बोलेंगे कि इसके पास कितने क्वेरी पैरामीटर हैं, दो, एक नेम है और एक सिटी है। नेम की वैल्यू XYZ, सिटी की वैल्यू दिल्ली। बात समझ में आ रही है कुछ की नहीं। और अच्छा, इसका अच्छा ये भी लग रहा है ना ये, अच्छा ये पाथ पैरामीटर क्यों है भाई? नहीं तो सर्वर में वहां तो कांटेक्ट ढेर सारे हैं ना, किसकी डिटेल ले आके दे, तो इसीलिए जिसकी आईडी है उसी की डिटेल लेके आएगा ना। अच्छा, क्वेरी पैरामीटर का क्या यूज होता है, जैसे मान लो एक सिनेरियो, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात कर रहे हैं, कि मान लो हम जिसका आईडी दे रहे हैं कांटेक्ट की, उसकी डिटेल लेके आ रहा है। अब उसकी डिटेल में हो सकता है कि उस बंदे का, जो जिसका कांटेक्ट का नाम दे रहे हैं, उसका ऑफिस कहाँ है, 4 जगह है। उसका ऑफिस कहाँ है, 4 जगह है, दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है। तो अगर हम डायरेक्ट ऐसे देते हैं, देखो क्वेरी पैरामीटर का बेनिफिट देखो, जैसे अगर हम ऐसे डायरेक्ट दें, आ गया ये, मान लो सेंड करें, तो शायद जो डिटेल आएगी उसके चारों सिटीज की डिटेल आएगी, मतलब उस कांटेक्ट के चारों सिटीज की डिटेल आएगी, क्योंकि आपने बता दिया कांटेक्ट आईडी ये, इस डिटेल ले आओ। हम एक बता रहे हैं, इसमें नहीं है ऐसा 4 शहर, हम बता रहे हैं मान लो 4 शहरों में उसका ऑफिस होता, और इसका काम होता कि कांटेक्ट का क्या ले आता, कांटेक्ट की डिटेल ले आता। तो वहां किसकी ले आता, चारों ऑफिस की, चारों सबकी डिटेल ले आता। लेकिन क्वेरी पैरामीटर क्या करता है, क्वेरी पैरामीटर ये करता है कि फिल्टर के लिए यूज होता है। अब ये जब रिक्वेस्ट जाएगी ना सर्वर के पास, तो सर्वर ये समझेगा कि भैया डिटेल तो इसी की देनी है, लेकिन उसके दिल्ली वाले सिटी की और उसके उस ऑफिस की जिसका नाम क्या है, XYZ, तो सिर्फ उतनी ही डिटेल आएगी, उतनी ही डिटेल आएगी। आजकल देखो टेक्नोलॉजी बदल गई, इसलिए नहीं दिखता नहीं। ये जो तुम्हारे फ्लिपकार्ट, अमेजन सब है ना, सब में पहले ये दिखता था। सब में पहले ऐसे दिखता था कि तुम जैसे मान लो गए, हम सर्च किए मोबाइल, तो मोबाइल आ गया ना, लेफ्ट साइड में फिल्टर रहता था कि नहीं, रहता है कि नहीं। अब जैसे अगर हम वहां सेलेक्ट कर दिए 4 GB रैम,
तो तुम देखते यूआरएल में ना हम यूआई की बात कर रहे हैं, तुम यूआरएल में देखते ना क्वेश्चन मार्क जुड़ जाता और रैम बराबर 4 GB आ जाता। मान लो फिर हम एक लेते स्क्रीन 6 इंच, है ना, जैसे यहाँ पे चेक बॉक्स पे चेक करते हैं ना, वहां यूआरएल में एक क्वेरी, हम इसकी बात कर रहे हैं भाई। यहाँ जैसे यहाँ दिख रहा है ना, ये यूआरएल है ना, अब आजकल नहीं दिखता ऐसा। फ्लिपकार्ट अब क्या हो गए, पहले से एडवांस हो गए, इस तरह से नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा था यार। जैसे अगर मान लो हम यही flipkart.com खोल दिए, यहाँ पे flipkart.com या कोई एक मिनट, ई कॉमर्स फ्रॉम, छोटा कोई ई कॉमर्स देखते हैं, कोई ई कॉमर्स बनारस में भी है क्या, कोई छोटा मोटा? ई कॉमर्स या एक अच्छे एक वो है, हम दिखाते हैं। ये दिल्ली में है, ये सिर्फ दिल्ली में थी, अब तो कई जगह है, अब तो ऑनलाइन भी ये बिजनेस करता है। श्री लेदर्स, ये कनॉट प्लेस में इसकी बहुत बड़ी दुकान है, चमड़े के ही सामान बेचेगा, चमड़े के जूते, मतलब प्योर लेदर देने का था इसका, देख रहे हो। अब मान लो यही है, हम यहाँ आए, तुम यहाँ देख रहे हो ना इसका यूआरएल srileathers.com, फिर क्या है GAD__score =1, कैंपेन आईडी ये, या मान लो कुछ और सर्च मारते हैं, सपोज करो मेन में आए और शूज़ में आए और मेन शूज़, फॉर्मल शूज़ आ गए, इनमें देखें कुछ और है इनके पास, मेन, अच्छा मेन में आए क्या, मेन फॉर्मल, अच्छा और नहीं है क्या, अच्छा इसमें फ़िल्टर नहीं है, ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन बहुतों में फ़िल्टर रहता है ना। अब जैसे हम इसी सैंडल में सर्च करना चाहते हैं कि ब्लैक कलर का, तो यही अक्सर रहता है ना चेक बॉक्स जैसा फिल्टर के लिए। अब जैसे कलर ब्लैक से यहीं जैसे चेक बॉक्स रहता, क्लिक करते, वैसे ही देखते यहाँ पे क्या होता मालूम है, अपने आप जुड़ जाता क्या, क्वेश्चन मार्क, और लिख के आ जाता क्या, कलर = ब्लैक। ठीक है। अब जैसे तुमको 6 नंबर के सिर्फ जूते चाहिए, तो यहाँ होता कि साइज पे चेक कर देते 6, अपने आप यहाँ क्या होता, एंड करना ना, एक बार ही क्वेश्चन मार्क में होगा, अब एंड साइज = क्या आ जाता 6। इस तरह से ये क्वेरी पैरामीटर है, ये क्या है, क्वेरी पैरामीटर। आजकल यूआई वाले एप्लीकेशन में जल्दी दिखता नहीं है, लोग छुपा देते हैं उसको, लेकिन पुराने एप्लीकेशन में देखोगे तो दिखेगा। जैसे यही है, यहाँ मान लो हम सर्च करें क्या, मोबाइल आ गया, वैसे इसमें भी है कई, Q क्या है, मोबाइल ना। अच्छा अगर हम कुछ न लिखें, सर्च मारे तब क्या आएगा, तब सर्च ही नहीं करता ना। तो लेकिन जैसे ये क्वेश्चन मार्क Q क्या, मोबाइल, वो ट्रैकर, सर्च ट्रैकर, मतलब दुनिया भर का इनका है। देखें अब वैसे तो इसमें देख रहे हैं कई क्वेरी पैरामीटर है कि नहीं है, जितने बराबर बराबर करके एंड से अलग अलग हैं, सारे क्या हैं, क्वेरी पैरामीटर हैं। अब जैसे मान लो यहाँ करें डिलीवरी इन 1 डे, तो कुछ ऐड हुआ, ये देखो कुछ डिलीवरी का ऐड हुआ है ना, 3-5 कुछ हुआ ना। मतलब इस तरह से मेरा कहने का मतलब है, ये है क्वेरी पैरामीटर, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ भी दिखती है, और कहाँ दिखती है, जैसे अभी हमने 2 जोड़ दिए हैं ना, यहाँ यूआरएल में जोड़े ना 2, बोलो, यहाँ देखो एक और टैब है ना, परम्स, यहाँ दिखेंगे दोनों, देखो नेम XYZ सिटी दिल्ली, वहां जोड़ोगे यहाँ दिखाई देगा, यहाँ जोड़ोगे वहां दिखाई देगा। तो इतना तो पहचानते रहना हमेशा कि जी क्वेरी पैरामीटर का यूज क्या है, फिल्टर करने के लिए। क्या करने के लिए, फिल्टर। अरे यार इसमें भी है तुम्हारा, ये जो यूज कर रहे हो अभी, कौन सा एप्लीकेशन है ये, एजाइल CRM, उसमें भी देखो, चलो दिखाते हैं।
कलेक्शंस है ना, लिस्टिंग ऑल कॉन्टैक्ट्स है ना, क्या ले आता है ये सारे कॉन्टैक्ट्स लेके आता है कि नहीं आता, सारे आता है ना। जरा इसका यूआरएल वो खोलते हैं, हेल्प क्या है, एजाइल सीआरएम, ये कहाँ गया एजाइल सीआरएम एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। ये देखो इसी में है जरूर, एक मिनट रुको, कहाँ गया यार, नीचे आ गया लिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स। ये देखो अभी सारे कॉन्टैक्ट्स पाते हो कि नहीं पाते हो, यही यूआरएल है ना। कभी इसलिए हमेशा जब भी एपीआई मिले उसकी कर्ल पे जरूर ध्यान दो। इन्होंने ये भी दे रखा है कि अगर आप चाहो तो क्वेश्चन मार्क लगा, दिख रहा है कि नहीं, पेज साइज बराबर क्या लिख सकते हो 20, तो सब कितने रिकॉर्ड आएंगे, 20 ही रिकॉर्ड आएंगे। तो ये फिल्टर कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब जो रिजल्ट आ सकता है उस रिजल्ट में से छांट के ले आने के लिए क्या यूज होता है, क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, तो ये 4 चीजें भूलनी नहीं है। अच्छा, और इसको हटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है वैसे, ये तो ऐसे हमने बस में दिखाने के लिए ऐड किया था ना। अच्छा, तो ये सब तो सब जानते ही हो, और साथ में क्या आता है आपके पास, रिस्पॉन्स आता है। क्या आता है, रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स में क्या आता है, डेटा। रिस्पॉन्स में याद रखना आज से 2 चीज आती है, रिस्पॉन्स का डेटा भी आता है, रिस्पॉन्स कोड भी आता है, और एक चीज और भी आती है, रिस्पॉन्स का भी हेडर होता है। जैसे हेडर किसका होता है तुम्हारा, उसका रिक्वेस्ट का हेडर होता है कि नहीं। तो ये देखो, ये जो है तुम्हारा, ये जो है ये देखो हेडर है कि नहीं है, ये किसका हेडर है, रिक्वेस्ट का हेडर है। रिस्पॉन्स तो नीचे आता है ना, ध्यान देना, रिस्पॉन्स में भी क्या आता है, हेडर। तो हम लोग यही वेरीफाई करते हैं, रिस्पॉन्स का हेडर, रिस्पॉन्स का डेटा और रिस्पॉन्स का कोड। ये 3 चीज देखते हैं सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये तीनों में से कुछ भी गड़बड़ होगा तो चीज एपीआई सही से काम, मतलब है एपीआई सही से काम नहीं कर रही। क्लियर है, बोलो। तो बेसिक बातें हैं ये। सर डाटा में कोड ही आता है, क्या कर रहे हो, डाटा में कोड ही आता है। डेटा में कोड नहीं आता, कोड लिख क्या करेगा कोई, अब डेटा में क्या आएगा, डेटा जैसे, अब जैसे डेटा में क्या आ रहा है, जैसे यहाँ देखो ये डेटा आ रहा है ना, अब इसमें कोड कहाँ है बताओ, कोड लिख कोई क्या करेगा, कोड का काम है डेटा को प्रोसेस करना। वो कस्टमर को कोड भेजेगा तो कस्टमर कोड लिख क्या करेगा, कहेगा यार ये क्या दे रहा है कि इंट शॉर्ट लॉन्ग लिख रहा है, क्या दे रहा है, उसे क्या लेना देना, उसको तो मतलब है किससे, डेटा से। जेसन में डेटा जाएगा, जेसन में डेटा आएगा, एपीआई का जो कोड है, जो डेवलपर लिखा है, तुम नहीं लिख, किसने लिखा है, डेवलपर। उसका काम है वो डेटा कैसे लेना है, कैसे देना है, क्या लॉजिक लगाना है, वो सब काम किसका है, डेवलपर। और डेवलपर के कोड का है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम तो बस ये देखना है कि जो डेटा भेजे वो गया कि नहीं, और जो डेटा मंगाए थे वो आया कि नहीं, सही आ रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं डिटेल हम राहुल की भेज रहे हैं और उसकी रिस्पांस में डिटेल आ रही है, हम रिक्वेस्ट भेजने के में नाम डाल रहे हैं क्या, राहुल, और वहां जाके नाम स्टोर हो रहा है XYZ। ऐसा नहीं होना चाहिए। या यहाँ से हम कॉन्टैक्ट आईडी भेज रहे हैं राहुल की और डिटेल आ रही है राम की, तो ये क्या है, गलत है। यही सब तो क्या है, डिफेक्ट है। यही टेस्ट करना ही तो हमारा क्या है, काम है। क्लियर है। अच्छा चलो एक काम और करते हैं, तुम लोगों को आज कुछ पहले वो बता देते हैं इसी के स्टेटस कोड।
स्टेटस कोड तो देख लिया हो कहीं ना। यस सर। आज थोड़ा डिटेल में अलग अलग सिर्फ स्टेटस कोड ही देखते हैं। अच्छा सर, जैसा सर एपीआई इतना इजी है, तो ये सर तो डेवलपर भी इसी जो चेक कर सकता है जितना जल्दी जल्दी हो रहा है। हाँ बिल्कुल कर सकता है। देखो क्या यूआई नहीं टेस्ट कर सकता डेवलपर, लेकिन जो बनाता है उसको अपने काम में गलती नहीं दिखती यार। वो सही समझ के ही तो बनाया है, वो सही समझ के ही तो बनाया है। अगर उसको गलत लगता है तो आगे देता वो बनाता है, टेस्ट करता है, फिर देता है आगे। उसके हिसाब से लगता है सब कुछ क्या है, सही है, लेकिन फिर टेस्टर जब टेस्ट करता है तो उसमें 10 गलती और निकाल देता है, क्योंकि वो उन तरीके से सोचता है। अगर वो सारे तरीके डेवलपर सोचने लगे और उस हिसाब से करने लगे, मान लो करने लगे एक बार को, तो फिर उसे डेवलपमेंट का समय कब मिलेगा। और पहली बात तो अगर मान लो समय दे भी दिया जाए तो भी वो टेस्ट नहीं करेगा, उसको लगेगा यार सब हम क्या बनाए हैं, सही बनाए हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। इसलिए टेस्टर भाई टेस्टर अलग होना चाहिए। और सिंपल एक बात और है, टेस्टर जो है डेवलपर्स के प्रभाव में नहीं होना चाहिए, है ना। इसीलिए लोग चाहते हैं कि टेस्टर और डेवलपर में बहुत दोस्ती ना हो। अगर बहुत दोस्ती होगी तो टेस्टर भरोसा करने लगेगा ना यार वो सही बनाया होगा। तुम्हारा काम ये नहीं है ये सोचना, तुम्हें बस अपने फ्रेश माइंड से कस्टमर की तरह सोचना, ठीक है। तो स्टेटस कोड आते हैं, तो एक स्टेटस कोड है क्या 200, तुम लोगों ने बार बार देखा है। इसका क्या है ओके। अक्सर ये कब आता है जानते हो, ये कई बार तुमको दिखता है। तुमने अपने केस में देखो यहाँ गेट में भी आया है 200, पोस्ट में भी आया है 200, पुट में भी आया है क्या 200, और डिलीट में भी आया है क्या 200। डिलीट में भी 200 आया था, 204 आया था, 204 आया था। लेकिन अक्सर तुमको देखा गेट में, क्यों बात कर रहे हो भाई, क्या बात है, गेट पोस्ट पुट में अक्सर तुमको ओके दिखा, ठीक है। और कई बार हो सकता है तुमको किसमें दिख जाए, पैच में, या पैच में नहीं, गेट पोस्ट पुट याद रखना, इन तीनों में 200 मिलता है। कब, जब सब कुछ सही रहता है तब, ठीक। क्यों बात क्यों कर रहे हो यार, पूछो ना हमसे अगर कुछ पूछना है, हम मना कहाँ कर रहे हैं पूछने से। तो गेट पोस्ट पुट में अक्सर 200 आता है। रख सकते थे, बनाने वाले थे वो लोग, डिसाइड किए सीरीज 200। अब वो है, अब तुम इसमें नहीं कर सकते 200 400, वैसे 100 200 300 400 500 4 बनाए रखने को, तो वो ऐसे रख सकते थे 800 900 1000 1100 1200। लेकिन वो लोग समझे, अब देखो अलग अलग ऐसे क्यों, ऐसा भी तो कर सकते थे, सारे स्टेटस कोड नहीं होते कि 105, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसीलिए क्या 100 वाली सीरीज मैसेज के लिए है, 200 वाली सीरीज सक्सेस के लिए है, 300 वाली सीरीज रीडायरेक्शन के लिए है, 400 वाली सीरीज क्लाइंट साइड एरर के लिए है, और 500 वाली सीरीज सर्वर। तो जिससे कंफ्यूजन भी ना हो ना, अलग अलग सबको बांट दिया और नाम उनको रखना था, तो इसलिए उन्होंने भाई 100 शुरू से शुरू किया, है ना, 100 से शुरू किया उन्होंने, ठीक है। और रखने को कुछ भी रख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं। देखो बनाया तो उन्हीं लोगों ने था ना, जो जिन लोगों ने ये बनाया, तो लोग कुछ भी रख सकते थे। उन्होंने 100 200 300 400 500 रखना क्या समझा जरूरी है, सही समझा। 200 समझ में आया कब आता है, अक्सर आ जाता है, लेकिन कभी कभी तुमको ये भी मिलेगा बहुत जगह पे 201। और 201 जनरली आएगा किसमें, पोस्ट में, और कई बार शायद पुट में भी। क्या आता है 201, पूछते हैं कई बार 200 का मतलब क्या है ओके, और 201 का मतलब क्या है तो बता देते हैं डेटा क्रिएटेड। जब डेटा भेजते हो तो आता है क्या 201। तुम कहोगे सर जी वी टाइगर में तो नहीं है, इसमें एजाइल सीआरएम में तो नहीं आया, यहाँ पे भी तो हम यूज कर रहे हैं क्या क्रिएट कॉन्टैक्ट, पोस्ट है, यहाँ भी डेटा भेजते हैं, यहाँ से क्या आता है 200 आता है। देखो लेकिन डिपेंड करता है किस पे, बनाने वाले के ऊपर, डेवलपर के ऊपर। सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, डेवलपर क्या बना रहा है वो जाने। बट बहुत सही यही है, जिसे कहेंगे जो सबसे सही है वो यही है कि जब पोस्ट हो तो 201 आना चाहिए। मतलब कोई एरर नहीं है 200 आ रहा है तो, मतलब स्टैंडर्ड यही है, अलग अलग इसलिए बांट दिया है। 200 ओके के लिए,
201 किसके लिए? डेटा क्रिएटेड। पूछते हैं ये 200 का क्या मतलब है, बोलोगे ओके। कब आता है? कहोगे जनरली गेट में आता है। जनरली किस में आता है? गेट में आता है। 200 गेट में आता है, पैच में भी आता है, या जैसे भी है। और 201 किसके लिए है? पोस्ट के लिए है, डेटा क्रिएटेड। तो ये दो याद रहेगा। और एक तीसरा आता है 204, इसका मतलब होता है नो कंटेंट। जानते हो ये कब आता है? जब तुम कोई रिक्वेस्ट भेजते हो, बॉडी भेजते हो, डेटा भेजते हो, काम कर देता है लेकिन रिस्पांस में डेटा नहीं आता, इसीलिए क्या? नो कंटेंट। कंटेंट का मतलब वही डेटा यार, कि मतलब कोई रिस्पांस में डेटा नहीं आया। तभी देखो जब क्रिएट कॉन्टैक्ट करते हो तो नहीं आता 204। क्यों नहीं आता? क्योंकि देखो रिस्पांस में डेटा आता है कि नहीं। अभी देखो यहाँ जैसे अभी नहीं क्रिएट कॉन्टैक्ट है, जरा बॉडी में चलते हैं इनके, ये देखो कहाँ गए इनका, ये देखो बॉडी में आओ, बॉडी में ही है। अच्छा बॉडी में डाली नहीं गई सर ये ऊपर चला गया शायद, रिस्पॉन्स वाला। ये रिस्पॉन्स वाला है क्या? अच्छा हाँ, ये क्या है? बॉडी है। अभी इसमें बॉडी नहीं है। अच्छा अगर इसमें रॉ करके अगर यहाँ बॉडी जेसन में हम भेजे, सही से सेंड करें, तुमने देखा है रिक्वेस्ट भेजता है, डेटा वहाँ बना देता है। यूआई पे भी तुम लोग चेक कर लेते हो, और यहाँ पे भी रिस्पॉन्स में डेटा देता है कि नहीं। इसीलिए देखो जो पोस्ट है वो 204 नहीं दे रहा है। 204 हम देखें, हमने जनरली कब देखा है खुद बताएं। एक तो हम लोग कई बार हमने देखा है इसको कहाँ, पैच में और किस में? डिलीट, जहां काम कर देता है और कोई डेटा नहीं देता, नो कंटेंट, तभी नाम है क्या है? 204। 3 याद रहेंगे, 200, 201, 204। अब इसके बाद ये तो हो गई कौन सी? सक्सेस वाली सीरीज। एक दूसरी सीरीज है जो शुरू होती है किससे? 400 से। 400 का मतलब तुम्हें पता है क्या? बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट। ये बैड रिक्वेस्ट ये कब आती है मालूम है? जब तुम गलती करते हो रिक्वेस्ट भेजने के टाइम पे। जैसे तुमने रिक्वेस्ट में डेटा भेजते हैं ना, कोई रिक्वायर्ड या मैंडेटरी डेटा है नहीं भेजा, या जो डेटा भेजना था वो डेटा तुमने क्या भेजा? गलत भेजा। जैसे तुमको भेजना था मोबाइल नंबर में डाल दिया नाम और रिक्वेस्ट सेंड कर दी, तो क्या आएगा? 400। जैसे अपना ये एजाइल सीआरएम का सिनेरियो देखो, एक बार कांटेक्ट बना दिया, सेम ईमेल आईडी डाल के दोबारा रिक्वेस्ट भेजो, तब भी क्या आएगा? 400। इसका मतलब क्या है? बैड रिक्वेस्ट। तुम्हारी रिक्वेस्ट में ही कहीं ना कहीं एरर है, दिक्कत है, तब आएगा क्या? 400। याद रहेगा सबको? बहुत रीजन हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम भेजना है 3 से लेके 22 अक्षर का, तुम 2 अक्षर का भेजे फर्स्ट नेम, तब क्या आएगा? बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट। 25 अक्षर का भेजे, क्या आएगा? बैड रिक्वेस्ट। कुछ भी करोगे तो क्या आएगा? जब ऐसी गलती रहेगी तुम्हारे साइड से, ये बहुत आता है, पूछेंगे तुमसे कब कब आता है तो तुम बता देना। कोई रिक्वायर्ड फील्ड मिस कर देंगे तब भी आएगा, फील्ड का जो डेटा होगा वो गलत डाल देंगे तो भी आएगा, कोई डुप्लीकेट डेटा डाल देंगे जो यूनिक रहना चाहिए तो भी आएगा। जहाँ पे ये है, जैसे मान लो तुमको ये भी तो उस दिन बात समझा रहे थे कि जब आप एक रिक्वेस्ट भेजते हो तो देखो आखिर ये रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं एप्लीकेशन के लिए ही ना, कई बार कोई फॉर्म भरते हो वहाँ ड्रॉप डाउन नहीं होता, तो यूआई पे तो ड्रॉप डाउन में तुम गलत वैल्यू नहीं डाल सकते, लेकिन जब उसी की टेस्टिंग किससे करोगे? एपीआई से। तो पता चला है वहाँ स्टेट और जेसन में वैल्यू डालनी है। अब 29 स्टेट के अलावा नाम तुमने रख दिया क्या? XYZ। रिक्वेस्ट भेज दी, तो बताओ XYZ नाम का कोई स्टेट है? सर्वर ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। क्या भेजेगा? 400। वही बैड रिक्वेस्ट। याद रख लो, अक्सर जब गलती करोगे तो क्या आएगा। और ये टेस्टिंग है हमारी, हम कई बार चाहते हैं कि 400 आए। जैसे गलत स्टेट भेजा, डुप्लीकेट ईमेल आईडी भेजी, हाँ, रिक्वायर्ड फील्ड मिस कर दिया, रिक्वायर्ड फील्ड की वैल्यू गलत भेजी, कुछ भी ऐसा करेंगे तो क्या आएगा? 400। उस समय हम ये उम्मीद करते हैं 400 आए तो मतलब क्या है? एप्लीकेशन सही काम कर रहा है। अगर 200, 201 ऐसा कुछ आ गया तो मतलब एप्लीकेशन में क्या है? डिफेक्ट है। याद रहेगा सबको ये। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट 401।
इसका मतलब होता है अनएथराइज्ड। अनएथराइज्ड ये कब आता है मालूम है? ये पूछते हैं इंटरव्यू में, 401 का क्या मतलब है, तुमको बोलना पड़ेगा अनएथराइज्ड। ये तब आता है जब तुम्हारा यूजर नेम या पासवर्ड क्या होता है? गलत। आज एक नया वर्ड हम यूज कर रहे हैं, पहले शायद बताए होंगे, क्या? क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल अगर कोई बोल दे ना क्रेडेंशियल, अरे यार क्रेडेंशियल्स डाल के देखो, अपने क्रेडेंशियल्स डालो, उसका कहने का मतलब है अपना यूजर नेम पासवर्ड डालो। ठीक है, तो जब आपके क्रेडेंशियल्स या यूजर नेम पासवर्ड क्या होंगे? रॉन्ग होंगे, तब आप पाओगे 401। आप देख सकते हो इस चीज को यहाँ पे, जैसे यही है, ये भी लिस्टिंग ऑल कॉन्टैक्ट्स कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे ये आते हैं, रिक्वेस्ट इनको भेजनी थी, लिस्टिंग गेट है ना, इसी में छुप जाता है, ये देखो। अब यहाँ आए हम, यूजर नेम में कोई भी एक अक्षर क्या कर दिए? गलत कर दिए। ठीक है, और अब रिक्वेस्ट सेंड करो, सेव करो, रिक्वेस्ट सेंड करो। अब यूजर नेम या पासवर्ड में से कुछ गलत है ना, अब देखो 401 आया कि नहीं? अनएथराइज्ड। मतलब भैया आप जब क्रेडेंशियल गलत दे रहे हो तो हम आपको डेटा कहाँ से दें? ऐसे तो कोई भी मुंह उठा के आएगा, यूआरएल पा जाएगा, रिक्वेस्ट मार के डेटा लेके किसी दूसरे का डेटा लेके क्या होगा? चला जाएगा। इसीलिए वो पहले वो चेक करता है, तब देगा क्या? 401। तो याद रहेगा 400 और 401। अब 402 इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इंपॉर्टेंट एक और बहुत है 403। या अब 403 भी नहीं देते हैं, पहले ये देते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या करते हैं? सही करते हैं, सेव करते हैं और अब सेंड करते हैं। अब देखो क्या आया? 404 नॉट फाउंड। ये तब आता है जब आपका यूआरएल क्या होता है? गलत होता है। देखो बेस यूआरएल तो आपका सही है, वहां तक पहुंच रहा है, लेकिन अंदर का जो एंड पॉइंट है जहां से सामान वो उठा के लाने वाला है, वो लेके आने वाला था डेव के अंदर एपीआई है, एपीआई के अंदर क्या है? कॉन्टैक्ट है, डेटा वो वहां से उठा के लाने वाला था, लेकिन आपने भेज दिया क्या यहाँ पे? XYZ। ऐसा कुछ सर्वर पे है ही नहीं, तभी कह रहा है नॉट फाउंड, नहीं मिला। याद रखना इसको। 404 ये भी हम लोग टेस्ट करते हैं भाई। कैसे टेस्ट करते हो भाई? टेस्ट केस में सबको ध्यान रखते हैं, टेस्ट केस लिखते समय एक टेस्ट केस ऐसा भी लिखते हैं जिसमें एंड पॉइंट में यूआरएल क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं, और फिर भेजते हैं और उम्मीद करते हैं उस कंडीशन में इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और 404 भेजना चाहिए। इसको नॉट फाउंड ही बोलते हैं। और कई बार ये तुम लोग को ऐसे भी दिखा होगा, इंटरनेट यूज करते समय 404 नहीं आता था, जब यूआरएल डाल दो तो आता था पेज नॉट फाउंड। वही था, पेज नॉट फाउंड भी बोलते हैं और नॉट फाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये 404 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे इंटरव्यू में 404 कब आएगा, तो बताना भैया जब यूआरएल क्या होगा? यूआरएल में एंड पॉइंट जब क्या होगा? गलत होगा। अब जैसे यहां देखो, अब तो ये 401 क्यों आ रहा है? पहली बात तो यही नहीं मिल रहा है ना, वो साइट ही उसको नहीं मिल रही है, तो फिर लेकिन जब तुम्हारा एंड पॉइंट क्या होगा? गलत होगा, तो क्या पाओगे? 404। याद रहेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट है जो इंटरव्यू में अक्सर पूछते हैं, और वो है 403। ये जरूर पूछते हैं हर इंटरव्यू में। तुम देखोगे एपीआई के जब स्टेटस कोड पूछेंगे तो 401 और 403 में क्या पूछेंगे? अंतर। ठीक है, क्यों बात कर रहे हो यार? बड़े बेवकूफ आदमी हो यार, हमको सुनाई देता भाई, बहरे नहीं है क्या तो रहे, फिर भी बात करते हो यार, डिस्टर्ब होती है ना। हमसे पूछ लो यार, कुछ पूछना है। एक ये क्या है? 403। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इंटरव्यू में यही पूछते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी यही है। फॉरबिडन 403, इसका मतलब क्या है पहले ये समझो। अच्छा, अभी तक तुम लोग बहुत से सॉफ्टवेयर यूज किए होगे, जैसे जैसे फ्लिपकार्ट यूज करते हो। फ्लिपकार्ट को तुम भी यूज करते हो, तुम एक नॉर्मल यूजर, यार सबको छोड़ो,
अमेजन यूज़ करते हो? अमेजन यूज़ करने वाले कई तरह के लोग होते हैं। एक बंदा होता है जो नॉर्मल लॉगिन करता है, ठीक है। एक होता है जो प्राइम का भी मेंबर होता है ना, जिसके डिलीवरी चार्ज शायद कुछ कम हो जाते हैं या जो भी। एक होता है प्राइम मेंबरशिप होती है और एक नॉर्मल मेंबरशिप है, तो दोनों के अलग अलग यूजर नेम और क्या है, पासवर्ड है ना। अब मान लो कोई चीज ऐसी है जो प्राइम वाले बंदे के लिए है लेकिन नॉर्मल वाले बंदे के लिए नहीं है। अब अगर नॉर्मल वाला बंदा जो है वो यूआरएल पा जाए तो और अपना यूजर नेम पासवर्ड डाले और यूआरएल डाल के एपीआई को क्या करे, हिट करे, तो वो जाके वो चीज ले आने की कोशिश कर रहा है जो किसके लिए है, प्राइम वालों के लिए, है ना। या सिंपल ऐसे देखो, अमेजन प्राइम जो पिक्चर हम देखते हैं, प्राइम की मेंबरशिप ले लो, तुम्हें अमेजन प्राइम में कि अब अमेजन प्राइम की जो मूवीज वूवीज हैं तुम क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अब मान लो कोई बंदा अमेजन प्राइम की किसी पिक्चर का यूआरएल पा जाए, अमेजन प्राइम के किसी पिक्चर का क्या पा जाए, यूआरएल पा जाए, और इसके बाद वो अपना यूजर नेम डाले और क्या डाले, पासवर्ड। लेकिन यूजर नेम पासवर्ड डाल रहा है कौन सा, प्राइम का नहीं, क्योंकि प्राइम की मेंबरशिप उसके पास है ही नहीं। वो अपना नॉर्मल यूजर नेम पासवर्ड डाल के रिक्वेस्ट क्या करेगा, सेंड करेगा, तो सर्वर के पास जाएगा, सर्वर चेक करेगा, तो यूजर नेम पासवर्ड तो सही है ना, इसीलिए 401 नहीं बोलेगा, अनएथराइज्ड नहीं बोलेगा, लेकिन बोलेगा 403, कहेगा एथराइज, तुम सही तो है तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड, लेकिन जो चीज तुम लेने की कोशिश कर रहे हो उसके तुम अधिकारी नहीं हो या उसके लायक नहीं हो या उसका अधिकार तुम्हारे पास नहीं है, तब आएगा क्या, फॉरबिडन 403। और एक एग्जांपल बताएं, जैसे एक सीआरएम एप्लीकेशन देखते हो ना, एक सीआरएम एप्लीकेशन जो होता है वो कंपनी के लोग क्या होते हैं, मैनेज करते हैं। एक कंपनी है, जैसे मेरी कंपनी है, मेरे यहाँ हम पूरा कस्टमर के साथ सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो मेरे यहाँ कई तरह की डिपार्टमेंट है। जैसे मेरे यहाँ फाइनेंस टीम है, मेरे पास सेल्स टीम है, मेरे पास एक मार्केटिंग की टीम है ना, अलग अलग टीमें हैं। अब हम लोगों ने सॉफ्टवेयर ऐसा बनवा रखा है कि फाइनेंस वाला बंदा फाइनेंस की चीजें यूज कर पाए, वो सेल्स वाली चीजें यूज ना कर पाए, ठीक है। या तुम अपने सीआरएम देखते हो तो इसमें तुम देखते हो ना, मार्केटिंग भी है, सेल्स भी है। अब मार्केटिंग वाला बंदा सिर्फ मार्केटिंग की चीजें देख सकता है, सेल्स वाला सेल्स की देख सकता है, फाइनेंस वाला फाइनेंस की। जब कभी ऐसा होगा, जैसे फाइनेंस वाले ने अगर ऐसी कोई रिक्वेस्ट भेजी जिससे वो रिक्वेस्ट करके मंगा रहा है फाइनेंस की चीज, तब तो उसको वो चीज मिल जाएगी। लेकिन अगर बंदा यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पोस्टमैन में डाल रहा है, किसका, फाइनेंस वाले यूजर का, लेकिन जो यूआरएल डाल रहा है वो किसका डाल रहा है, जो एपीआई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है वो एपीआई किसकी है, सेल्स की। तब जानते हो क्या होगा, तब जब ये रिक्वेस्ट जाएगी तो रिस्पांस में फिर क्या आएगा, 403, फॉरबिडन। याद रखना, मतलब ये नहीं है कि आपका यूजर नेम पासवर्ड सही गलत है, आपका यूजर नेम पासवर्ड तो बिल्कुल क्या है, सही है, लेकिन आप जो चीज एक्सेस करने की बात कर रहे हो, जो चीज आप लेना चाहते हो, वो चीज आपके लिए इस यूजर नेम पासवर्ड के लिए अलाउड नहीं है। अक्सर इंटरव्यू में यही सवाल सिर्फ पूछेंगे, 401 और 403 में अंतर बताओ, तो बताओगे क्या, 401 तब आएगा जब मेरे क्रेडेंशियल्स क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे, रॉन्ग होंगे, और 403 तब आएगा, आने का मतलब है मेरे क्रेडेंशियल्स तो क्या है, करेक्ट है, बट हम वो रिसोर्स एक्सेस करने की, लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी परमिशन नहीं है, तब आएगा क्या, 403, ठीक। तो 401, 403, 404 और एक आता है 405। 405 कब आता है मालूम है, मेथड नॉट अलाउड, इसका नाम क्या है, मेथड अलाउड, मेथड नॉट अलाउड। अब ये भी सोचो क्यों आता है यार, देखो जो रिक्वेस्ट बनाता है डेवलपर तो बताता है ना भाई, गेट है, ये गेट मेथड के साथ चलेगा, ये पोस्ट के साथ, ये पुट के साथ। अब कोई एपीआई का यूआरएल डाल रहे हो तुम ऐसा कि वो बना है गेट के लिए वो एपीआई, और तुम यहां भेज रहे हो जब, तो क्या सेलेक्ट कर रहे हो, पोस्ट, या बना है पोस्ट के लिए और तुम मेथड क्या यूज कर रहे हो, गेट, तब इसके, या भाई यहां से करते हो ना। अब जैसे यही देखो, ये गेट के लिए बना है, अब हम अगर यहां आए और यहाँ गेट की जगह क्या यूज कर दें, पोस्ट, और अब सेंड करें, अब यहाँ तो देखो आ रहा है कुछ और ही, क्या, अनसब,
अनसपोर्टेड, ये भी याद ही रख लो यार। 415 ये भी बता देते हैं, ये भी कई बार पूछते हैं। 415 इसका मतलब क्या है? देखो इसका है अनसपोर्टेड टाइप। ये कब आता है मालूम है? कि जैसे जब तुम भेज रहे हो कोई एपीआई, वैसे भी समझ लो कब और आएगा 415 में, सिर्फ इसी केस में नहीं आएगा, और केसेस में आ सकता है। जैसे आपकी एपीआई बनाई गई है जेसन के लिए, आप रिक्वेस्ट में बॉडी भेज रहे हो कौन सी, एक्सएमएल में भेज रहे हो, वहां जेसन के लिए बना है, तब बोलेगा क्या, अनसपोर्टेड मीडिया टाइप। जो मीडिया मतलब वही डेटा जो आ रहा है, जो फॉर्मेट है वो क्या है, अनसपोर्टेड है, तब आएगा। कई बार पूछेंगे। देखो यहाँ, अच्छा यहाँ क्या बोल रहा है, कैन नॉट कंज्यूम कंटेंट टाइप। वो इसलिए कह रहा है कि जी भैया आप क्या भेज रहे हो, गेट, भाई ये बनी है किसके लिए, गेट के लिए, और इसके बाद तुम करने की कोशिश क्या कर रहे हो इससे, पोस्ट, है ना। तो ये भी याद रखना, और ये 405 भी याद रखना, और 415, ठीक है। तो ये सब किसके हैं, सर्वर साइड हैं, और ये सब क्या है, सक्सेस की हैं, और ये सब किसके हैं, सॉरी क्लाइंट साइड एरर्स की हैं। और एक और फिर सीरीज शुरू होती है कौन सी, 500 वाली। हाँ नहीं, मेथड सही है। नहीं, जैसे देखो यहाँ आने का अलग था, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, इस एप्लीकेशन में तुम देखोगे तो एक चीज़ पाओगे कि लिस्टिंग ऑल कॉन्टैक्ट्स का भी यूआरएल सेम है, और क्रिएट कॉन्टैक्ट का भी यूआरएल क्या है, सेम है। इस वजह से वो बोल रहा था, क्योंकि आप भेज रहे थे क्या, पोस्ट। जैसे देखो आपने, अच्छा यहाँ एरर क्यों आई अभी, अच्छा ये भी समझो। ये देखो, ये आपका है डेव एपीआई कॉन्टैक्ट्स है ना, दिख रहा है। पहले यूआरएल सब लोग देख लो, फिर हम अब पोस्ट वाला खोलते हैं। अब इसका बताओ क्या है भाई, ये कॉपी करके दिखाते हैं आपको। अब थोड़ा अपनी जो दिमाग की जो बेसिक रीजनिंग होती है वो अब आपको इस्तेमाल करनी होगी ना, हर चीज तो नहीं बताई जा सकती ना। ये देखो यूआरएल सेम है कि नहीं है। अब तुम गेट वाले में, गेट को जो गेट, वही देखो यहाँ गड़बड़ किस बात का था, तुम यहाँ आए और यहाँ गेट की जगह क्या कर दिए, पोस्ट। तो यूआरएल तो गड़बड़ नहीं है ना, ये यूआरएल पोस्ट के लिए बना है। अब लेकिन तुमने यहाँ पे कंटेंट टाइप नहीं डाला ना, और कंटेंट यहाँ से नहीं भेजा ना, तो बिना बॉडी के पोस्ट कैसे चलेगा। इसीलिए इसने बोला क्या तुमसे, जो एरर आई, अनसपोर्टेड मीडिया टाइप, और कह रहा है कैन नॉट कंज्यूम कंटेंट टाइप, कि भैया कंटेंट टाइप ही हमको नहीं, सर्वर बोल रहा है हमें नहीं मिल रहा है, तो हम कहाँ से आपको आगे चीज हम करके दें, इसलिए, ठीक है। और अगर मान लो यूआरएल जैसे, अच्छे कोई और देखते हैं, एक सेकंड, जैसे ये गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी, अब इसमें गेट की जगह यूज कर दें क्या, पोस्ट, और अब सेंड करते हैं। ऑथेंटिकेशन इशू क्यों आ रहा भाई, नहीं बॉडी के चक्कर में ऑथेंटिकेशन इशू जनरली नहीं आएगा। परम्स में जाओ, सॉरी इसमें ऑथ में जाओ, ये सही है, सही तो है। अच्छा गेट करके देखें आ रहा है, नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ये है क्या यार, हम तो बस एच हटाए थे जॉन में से, और कुछ तो नहीं बदले थे। एक मिनट में यहाँ देख लेते हैं, लिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स ये तो चल रहा था आई थिंक ना, ये चल रहा था गेट पे, यही, अच्छा यही गलत है ना वहाँ, देखो ये गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी था ना, ये देखो ये है। अब जरा सेंड करके देखो,
क्या आ गया, 200 आ गया। अच्छा गेट है ना, अब इसको एक बार क्या करें, पोस्ट करें, और अब आ गया ना 405, मेथड नॉट अलाउड, नीचे आया होगा डिटेल में, नहीं दिया कोई डिटेल, चलो नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब 405 का क्या है, मेथड नॉट अलाउड, बना है गेट के लिए और आप भेज रहे हो क्या, पोस्ट। तो जब भाई वहाँ यहाँ से जब रिक्वेस्ट जाएगी तो सर्वर को सब पता चलेगा कि भैया मेथड कौन सा है, क्या क्या है। तो उसने देखा कि मेथड तो बंदा भेज रहा है क्या, पोस्ट, और ये एपीआई बनी है किसके लिए, गेट के लिए, तब उसने तुरंत फेंक दिया क्या, 405, कहेगा भैया ये मेथड इस एपीआई के लिए अलाउड नहीं है। याद रहेगा, तो ये याद रखना है आप लोग को। अब इसके बाद आती है सीरीज कौन सी, 500। एक तो आती है क्या, 500 जब आए तो ये सर्वर साइड एरर है, किसकी साइड, मतलब क्लाइंट गलती नहीं है, इसका है इंटरनल सर्वर एरर। कई बार आती है आप लोगों के साथ, अक्सर तब आता होगा यार जब हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट देखते हो, तो उस टाइम जब रिजल्ट आता है उस टाइम दुनिया भर के लोग करते हैं ना, एक टाइम के बाद सर्वर भी जो होता है क्या हो जाता है, उसका भी दिमाग खराब हो जाता है, तब वो बहुत लोगों को रिजल्ट दिखाता है और बहुत लोगों को यही भेजता रहता है, क्योंकि उतनी इसकी कैपेसिटी नहीं होती। हेलो, हैं, समझ रहे हो मेरी बात, याद रहेगा। 500 इंटरनल सर्वर एरर याद करो, तुम लोग देखोगे अक्सर जब हाई स्कूल इंटर या किसी का रिजल्ट आ रहा होगा, जहाँ लाखों करोड़ों लोग एक साथ बैठ के रिजल्ट देखना स्टार्ट किए, अब सर्वर पे लोड पड़ा, सर्वर सबको रिस्पांस नहीं दे रहा है, तो 500 भेजना क्या किया, स्टार्ट। याद रहेगा। और एक और बता देते हैं, एक है 501, क्या 501, इसका मतलब है नॉट इम्प्लीमेंटेड। याद रहेगा, नॉट इम्प्लीमेंटेड कहने का मतलब अभी ये बना नहीं है, अभी ये बना नहीं है। एक मिनट, एक लिख देते हैं इसको, क्या स्टेटस अंडरस्कोर कोड्स। आई बात समझ में। ये 501 का भी जानते हो, जैसे मान लो कोई फंक्शनैलिटी ऐसा तुमको मिलेगा, मान लो एक एप्लीकेशन है, बनता है धीरे धीरे एप्लीकेशन बनते हैं ना, पता चला वो अभी लीड मॉड्यूल नहीं बना है, तुम बहुत से एप्लीकेशन में गए और लीड मॉड्यूल पे क्या किए, क्लिक किए, तो बना ही नहीं है अभी तक। या तो दो रास्ते हैं, या तो डेवलपर खाली भेज दे कि तुमको दिख जाए पेज क्या है, खाली। अब इसमें तुम्हें डाउट होगा ना, इसमें क्या होगा, तुम्हें डाउट होगा यार क्यों गड़बड़ हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो वो लोग भेज देंगे क्या 501। ये कहने का मतलब होगा अभी ये फंक्शनैलिटी बनी नहीं है। जब ये आ जाए तो मतलब है ये फीचर अभी डेवलप नहीं हुआ है, इसकी एपीआई बन गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी इसके अंदर पीछे पूरा काम नहीं हुआ है, अभी इम्प्लीमेंटेशन इसका क्या है, बाकी है। तब आएगा क्या 501, ठीक है। वैसे 502 भी होता है, 503 भी है, 504 भी है ना, ठीक है। लेकिन अभी दो ये दिमाग में रखो, तो ये इतने स्टेटस कोड तो एकदम याद कर डालो। अभी कुछ और हैं जो बताएंगे, जैसे एक 429 है, एक 409 है जो इम्पोर्टेंट है, कुछ 409, 429 और ये 415 है 3, और इसके बाद उधर है तुम्हारा क्या, उधर 500 वाली जो है 500, 501, 502, 503, 504, मतलब 5 उधर से हैं, 8, 9 400 वाले में है, मतलब वही 16-17 स्टेटस कोड है जो आपको दिमाग में रखने हैं। इंटरव्यू में अक्सर हमेशा पूछेंगे एपीआई, ठीक है। और याद रखना एपीआई ही बैकबोन है किसकी, माइक्रो सर्विसेज की। इसमें बहुत डिमांड है माइक्रो सर्विसेज की। माइक्रो सर्विसेज मतलब समझ रहे हो कि जैसे आज ये देखते हो ना, फिल्म देख रहे हो, नेटफ्लिक्स है, सर्वर एक है। अब ये अच्छा ये देखो माइक्रो सर्विसेज का एग्जांपल, ये देखो, तुम्हें लगता है कि तुम एक काम कर रहे हो, लेकिन कई बार एक काम के पीछे 10 काम होते हैं। जैसे तुम गए, क्या किए, मान लो हम गए उस पर अमेजन पे, हमने एक सामान सेलेक्ट किया और ऑर्डर बटन पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, तो एक एपीआई हिट होगी ना, कौन सी, ऑर्डर वाली। लेकिन
जैसे ही ऑर्डर की बात शुरू होगी, पीछे भाई ऑर्डर दे रहे हो तो इनवॉइस भी तो जनरेट होगी, बिल जनरेट होगा कि नहीं। इसके बाद ये बताओ, जब तुम्हारा ऑर्डर होगा तो जो डिलीवरी वाले हैं उनमें वो भी कुछ काम करेंगे कि नहीं करेंगे, पेमेंट वाले हैं वो भी अपना काम करेंगे कि नहीं करेंगे, 3-4 काम है कि नहीं है। तो मतलब आप एक हिट करोगे, आप एक एपीआई हिट करोगे और वो एपीआई अंदर जाके 3-4 और एपीआई को क्या करेगी, हिट करेगी। होता है यार तुम्हारे साथ, तुम जरा सोच के देखो, तुम जब गए और तुमने सिर्फ क्या किया, ऑर्डर बटन पे क्या, ऑर्डर पे क्या किया, क्लिक कर दिया, और ऑर्डर के बाद डिलीवरी वाली भी एपीआई, भाई डिलीवरी वाला भी काम, उसका भी तो कोड होता है। जैसे तुम जाके देखोगे, अच्छा उसके बाद देखो ऑर्डर कर दो, जाके देखोगे डिलीवरी में तुम्हारी डिटेल दिखने लगेगी ना कि भैया आप पैकिंग हो रही है, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है या स्टार्टेड है ना। इनवॉइस या बिल में जाओगे तो तुमको वहां पे क्या मिल जाएगा, तुम्हारा बिल भी मिल जाएगा जो सामान खरीदे हो। होता है कि नहीं हो, तो वो कहाँ, तुम तो नहीं किए, कैसे चली। एक एपीआई के हिट पे उधर वो एपीआई अंदर ही 2-3 और 4 और एपीआई को हिट कर रही है। यही इसी को बोलते हैं क्या, माइक्रो सर्विसेज, कि छोटी छोटी बहुत ढेर सारी। अरे ऐसा होता है कि एक सर्विस तुम भेजोगे, तुम एक रिक्वेस्ट भेजोगे और पीछे, अच्छा एक भेजोगे लेकिन पीछे तुम्हारे उसके बाद 10 रिक्वेस्ट और चलेंगी, 10 रिक्वेस्ट क्या होंगी और चलेंगी। यही जो कंसेप्ट है कहा जाता है किसका, माइक्रो सर्विसेज का। और यहीं पे एक टूल, चलो आगे अगर तुम लोग पढ़ो ढंग से तब बताएं, एक टूल है काफका। कई बार तुम लोग शायद तुम लोग ध्यान नहीं दिए होगे, आजकल जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखो तो ऐड आते हैं पहले, तो कैसे कुछ स्केलर तो लोग कहते होंगे, काफका एक बीजी एयरपोर्ट जैसा है, और फिर जू कीपर इस तरह से कुछ करके नाम लेते होंगे, और तुम लोग उतना ध्यान नहीं दोगे, स्किप ऐड को क्या कर देते होंगे, स्किप कर दोगे, वो उसकी ट्रेनिंग की बात कर रहे होंगे। तो काफका एक टूल है जो बड़े बड़े ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ सोचो, अब अमेजन सोचो, नेटफ्लिक्स को कभी सोच के देखो, करोड़ों लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, उसमें उनके पास हजारों लाखों मूवीज हैं कि नहीं है ना। तो ये पूरा सिस्टम मैनेज करने के लिए माइक्रो सर्विसेज का क्या होता है, यूज होता है। लेकिन उनकी भी जान यही है क्या, यही जेसन में डेटा आएगा जाएगा, यही 200 400 500 आएगा, रिक्वेस्ट भेजोगे रिस्पॉन्स आएगा, यही है, इसी के बेसिस पे बनी है क्या, माइक्रो सर्विसेज। अच्छा एक चीज और, ये एपीआई देख रहे हो इतने दिन से, एपीआई का एक और नाम है वेब सर्विसेज ही बोलते हैं। तुमसे पूछेंगे तुम्हारे में नहीं, अब इसी में आएंगे हम, तुम्हारे में आ रहे हैं 10-5 मिनट में, ठीक है। एक और चीज याद रखो, क्या हम बोल रहे हैं, वेब सर्विसेज, समझ रहे हो। और हम लोग जो ये एपीआई बोलते हैं ना, कई बार तुमसे पूछेंगे इंटरव्यू में, वेब सर्विस की टेस्टिंग किए हो, तो घबराना मत, वो इसी की बात कर रहे हैं, एपीआई टेस्टिंग। ये जो एपीआई है हम लोग जो ये यूज कर रहे हैं, इसमें देखो शुरू में HTTP या HTTPS रहता है ना, इन एपीआई को हम लोग बोलते हैं क्या, वेब एपीआई। कई नाम लोग देंगे, वेब एपीआई बोले, वेब एपीआई टेस्टिंग किए हो कि नहीं, वेब सर्विसेज की टेस्टिंग किए हो कि नहीं, सब बात घुमा फिर आगे किसकी कर रहे हैं, एपीआई की कर रहे हैं। और एक बात अंतर तुमको और बता दें, अच्छा सेलेनियम यूज किए हो, सब लोग यूज किए हो ना, सेलेनियम भी एपीआई है, लेकिन वो वेब एपीआई नहीं है, यूआई भी नहीं बोल सकते, सेलेनियम के पास यूआई कहाँ है, सेलेनियम को तुम नहीं बोल सकते कि वो यूआई है, सेलेनियम तो एक जार है ना। अरे यार जावा में जितनी जार हैं सबको बोल सकते हैं क्या, एपीआई। क्यों बोल सकते हैं, एपीआई का फुल फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सोचो जरा, जावा अलग है, जावा अलग है, ब्राउजर अलग है, बीच में आ जाता है सेलेनियम, तो सेलेनियम के सहारे हम लोग ब्राउजर पे काम करते हैं कि नहीं, जो चीज क्लिक कराना हो हम बोलते हैं जावा से, जावा भेजता है किसको, सेलेनियम को, सेलेनियम भेजता है आगे, फिर वहां से जो गेट टेक्स्ट करते हो जो वहां से ले आके तुमको देता है कि नहीं देता है, सेलेनियम भी क्या है, एपीआई है। अरे जावा में जितनी लाखों जार हैं सभी को क्या बोला जाता है, एपीआई, कॉमन टर्म है ये। लेकिन जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे तुम लोग एजाइल सीआरएम का यूज कर रहे हो, ये एपीआई मत बोलो, इसे क्या बोलोगे, वेब एपीआई, क्योंकि ये इंटरनेट के सहारे चलती है। इसमें HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल की जो यूआरएल रहता है ना शुरू में, HTTP और क्या, HTTPS, या इसी को बोलते हैं कई बार क्या, वेब सर्विसेज, ठीक है।
तो भाई हाँ बोलो। 500 आएगा तो उसमें हम क्या करें? कुछ नहीं, 500 आएगा तो अगर तुम्हारा सब कुछ सही है तो फिर सर तब डिफेक्ट है। तुम डालोगे कि भैया यहाँ पे क्या आ रहा है, 500 आ रहा है, मतलब उनके साइड से कोई क्या है, गलती है। हमारे से अगर 400 आए तो समझ जाएंगे 400 वाली सीरीज आएगी, कुछ गलती हम ही ने की है, जो टेस्टिंग कर रहा है उसी की गलती है। 500 आ रहा है तो किसकी गलती है, डेवलपर की है। और 200 आ रहा है तो मतलब सब कुछ क्या है, सही है। सही है। इसीलिए तो अलग अलग बना दिया जिससे कंफ्यूजन फ्यूचर में ना हो। ठीक है। तो उसकी वजह से वही नहीं जवाब दे रहा है ना, सर्वर ही। तो गलती किसकी है, सर्वर की ही ना, उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना। तो उस समय मतलब छोड़ देंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। अब नहीं देखो, ऐसा नहीं है सबको 503 दे रहा होता है। पता चला 1 लाख 10 लाख लोग इकट्ठे 1 बजे पहुंचे, 10 लाख लोग सभी चाहते हैं कि अगर 1 बजे रिजल्ट निकल रहा है तो हम अपना रिजल्ट कब देख लें, 1 बजे ही देख लें। अब वो उतने लोगों की रिक्वेस्ट कैटर नहीं कर सकता। अब उसके पास 10 लाख रिक्वेस्ट पहुंची तो जितनों को दे पाया, जितनों को नहीं दे पाया उनको भेज दिया क्या, यही 500 इंटरनल सर्वर एरर है ना। तो ये 500 हमेशा क्या हुआ है, ये एक डिफेक्ट ही है। ये 500 क्या है, डिफेक्ट है। अब ये अलग बात है कि डेवलपर फिक्स नहीं करेगा, वो कहेगा यार 1 दिन की तो बात है, कम वो बनाने वाले भी जानते हैं हम चाहें तो इतना बड़ा सर्वर अरेंज कर दें कि दिक्कत ना आए, लेकिन साल भर में 1 दिन तो जरूरत पड़ेगी। हम इतनी बड़ी व्यवस्था लेके 364 दिन क्या करेंगे, रोज तो रिजल्ट हमें दिखाना नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं 1 दिन में आगे पीछे करके लोग 2-4 घंटे में अपना रिजल्ट क्या करेंगे, देख ही लेंगे। हम 364 दिन का खर्चा क्यों उठाएं। नहीं तो सिस्टम को उतना स्केलेबल बनाना पड़ेगा, उतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा, उतनी ही रैम, उतना ही हर चीज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। सर्वर को उतना ही क्या बनाना पड़ेगा, हाई कॉन्फ़िगरेशन का बनाना पड़ेगा, तब तो वो कर पाएगा। आई बात कुछ समझ में? ठीक है। तो भाई ये एकदम रिक्वेस्ट याद करो। सेलेनियम को सिर्फ एपीआई बोलो या फंक्शनल एपीआई बोलो। क्या बोलो, फंक्शनल एपीआई बोलो या एपीआई बोलो। इसको बोलेंगे क्या, वेब एपीआई। लेकिन आजकल एपीआई इतना चलता है, वेब एपीआई नाम में कोई नहीं लगाता। एपीआई टेस्टिंग बोले तो इसका मतलब क्या है, वेब एपीआई। वेब एपीआई की टेस्टिंग की ही बात कर रहा है, या वेब सर्विस बोले तो समझ जाना इसी की बात कर रहा है। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। और लेकिन थोड़ा आज रिकॉल हो गया फिर से ना यस सर। भाई। देखो